हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने टेबल के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसकी गाइडलाइंस, आप इनको फीचर्स भी कह सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई विशेष रूल्स, फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है। ये तो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी या स्टैटिस्टिशियन की विजडम पर डिपेंड करता है। फिर भी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम एज ए गाइडलाइंस यूज़ कर सकते हैं टेबल को कंस्ट्रक्ट करते समय, तो वो मैं आपके बारे में यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं, इन्हें देखें आप एक बार। तो पहली गाइडलाइन है टाइटल एज कंपेटिबल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। यानी जो टेबल का टाइटल है वो कहाँ होना चाहिए, पहले तो वो टेबल के टॉप सेंटर पर होना चाहिए। इसके अलावा जो टाइटल है वो ऑब्जेक्टिव, यानी जो हमारी स्टडी का ऑब्जेक्टिव है उसके कंपेटेबल यानी अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके अनुकूल होना चाहिए। उसके बाद दूसरा कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या है कि अगर हमें टेबल के कुछ आइटम्स को कंपेयर करना है तो जिन रोज़ में या जिन कॉलम्स में उन्हें लिखा गया है, प्लेस किया गया है, वो कॉलम्स एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए, या रोज़ हैं तो भी क्लोज होने चाहिए। यानी जो जिन आइटम्स को हमें कंपेयर करना है और जिन कॉलम्स में या रोज़ में उन्हें लिखा गया है वो एक दूसरे के क्लोज यानी नज़दीक होने चाहिए। इसके अलावा तीसरी बात आती है स्पेशल एम्फेसिस, विशेष महत्व। यानी अगर कुछ आइटम्स ऐसे हैं टेबल में जिन्हें स्पेशल एम्फेसिस की ज़रूरत है, विशेष महत्व की ज़रूरत है, तो उन्हें हेड रोज यानी टॉप रोज में लिखना चाहिए, या फिर अगर कॉलम्स में लिख रहे हैं तो एक्सट्रीम लेफ्ट यानी बिल्कुल बाईं तरफ लिखना चाहिए, जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये विशेष महत्व के आइटम हैं। इसके अलावा उन्हें बोल्ड फिगर में यानी मोटे अंकों में प्रेजेंट करना चाहिए। तो ये तीसरा नंबर था स्पेशल एम्फेसिस। उसके बाद आता है चौथा आइडल साइज, उचित आकार। अब टेबल का उचित आकार एक आइडल साइज देने के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उसका हम रफ स्केच तैयार करें। रफ स्केच तैयार करने से हमें ये आइडिया आ जाएगा कि हमें कितने कॉलम्स या रोज़ की ज़रूरत है। तो पहले उसका रफ स्केच तैयार करें और उसके बाद उसको एक पूरे फॉर्म में ड्रॉ करें, तो इससे हमारा जो साइज़ है उसका वो आइडियल हो जाएगा। उसके बाद आता है स्टब्स। स्टब्स में पंक्ति शीर्षक जिन्हें कहते हैं। तो यहाँ आता है कि अगर हमारी जो पंक्तियाँ हैं, रोज़ जो हमारी हैं वो बहुत लॉन्ग हैं, बहुत लेंदी हैं, तो हमें उसके साथ साथ उसकी सब एंट्रीज यानी अनुशीर्षक भर देने चाहिए ताकि उसे आसानी से समझा जा सके। उसके बाद आता है यूज़ ऑफ जीरो। यानी अगर हम जीरो का यूज़ कर रहे हैं तो जीरो का यूज़ कब करना है। जीरो का यूज़ हमें वेरिएबल की जीरो क्वांटिटी को दर्शाने के लिए करना है, यानी क्वांटिटी उसकी जीरो है। अगर वो क्वांटिटी अवेलेबल ही नहीं है तो वहाँ हम जीरो का यूज़ नहीं कर सकते हैं। वहाँ हम दो चीज़ों का प्रयोग करते हैं, या तो नॉट अवेलेबल NA लिख देते हैं, या फिर हाइफन साइन इस तरह का साइन बना देते हैं, हाइफन साइन से उसको इंडिकेट करते हैं। तो ये यूज़ ऑफ जीरो हो गया। उसके बाद आता है हेडिंग्स। हेडिंग्स में क्या है कि जब हम हेडिंग्स लिख रहे हैं तो हेडिंग हमारी सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए, प्लूरल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। जैसे मान के चलिए हमें किसी कॉलम में गुड्स को दर्शाना है, गुड्स को इंडिकेट करना है, वस्तुओं को इंडिकेट करना है, तो हम गुड्स वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि वैसे गुड यानी सिंगुलर फॉर्म गुड्स का गुड वर्ड प्रयोग करेंगे, गुड्स यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद आता है एब्रीविएशंस, संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त शब्द। यानी जब भी हम हेडिंग या सब हेडिंग लिख रहे हैं तो हम एब्रीविएशंस यूज़ नहीं करें। जैसे गवर्नमेंट लिखना है तो गवर्नमेंट के लिए GOVT ना लिखें हम। अगर हमें मॉनेटरी पॉलिसी लिखनी है तो वहाँ MP लिखकर काम ना चलाएं। इसी प्रकार जैसे डिट्टो शब्द का प्रयोग कर देते हैं वो भी ना करें हम। तो हम एब्रीविएशंस का यूज़ ना करें।
टेबल बनाते समय, यानी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स लिखते समय हम इन चीज़ों का यूज़ नहीं करें। उसके बाद आता है फुट नोट। फुट नोट अगर ज़रूरी है, इसकी ज़रूरत है, इफ़ नीडेड, तो फुट नोट ज़रूर लिखना चाहिए। और फुट नोट कहाँ लिखना चाहिए? टेबल के नीचे लिखना चाहिए। बट जब हम फुट नोट लिख रहे हैं तो फुट नोट तो किसी ना किसी आइटम से रिलेटेड होता है, तो जो उसका कंसर्निंग आइटम है उसको हमें एस्ट्रिस्क मार्क देना चाहिए। एस्ट्रिस्क मार्क का मतलब तारे की तरह का मार्क उसको हमें देना चाहिए। तारे की तरह का मार्क आप जानते हैं इस तरह बनाते हैं हम, लगभग एस्ट्रिस्क मार्क उसे देना चाहिए। इसके अलावा फुट नोट के बाद आता है यूनिट्स। यूनिट्स यानी जब हम कॉलम्स में आइटम्स को इंडिकेट करते हैं तो हमें उसकी यूनिट्स दर्शानी होती हैं कि भाई कितने यूनिट में मापा गया है। अगर यूनिट्स बड़ी हैं तो उनके हम हेक्टेयर या टन्स लिखकर और उनके 000, 00 आदि शब्दों का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे 000 हेक्टेयर, ऐसे मतलब ये आपको लिखना है ये, तो 000 और टन्स लिख दिया आपने, टन्स, इस तरह आप इसमें लिख सकते हैं। हेक्टेयर से लिख सकते हैं। तो ये बड़ी इकाइयों के लिए हम पीछे की जीरोज़ लिख देते हैं और उसी से हमारा वो यूनिट्स उसी क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद आता है यूनिट्स के बाद आता है टोटल। टोटल क्या है कि जितनी भी हमारी रोज़ होती हैं हमें हर एक रोज़ का सब टोटल करना चाहिए। ईच रो का सब टोटल करें और उसके बाद उसका ग्रैंड टोटल भी करें। इसके बाद आता है परसेंटेज एंड रेशियो। परसेंटेज और रेशियो अगर ज़रूरत है, अगर हमें ज़रूरत है या पॉसिबिलिटी है तो हमें परसेंटेज और रेशियो ज़रूर प्रोवाइड करना चाहिए। परसेंटेज और रेशियो से मोर इन्फॉर्मेटिव हो जाता है डाटा, यानी उससे फिर हमें ज़्यादा सूचनाएं मिल सकती हैं, उसका कंपेयर ज़्यादा किया जा सकता है। तो अगर परसेंटेज और रेशो ज़रूरत है तो उसे देना चाहिए। उसके बाद आता है एक्सटेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन। अगर हमने अप्रॉक्सीमेशन किया है, डाटा की कैलकुलेशन में आंकड़े लिखते समय अगर अप्रॉक्सीमेशन किया है तो हमें वो बताना होता है कि हमने किस डिजिट तक अप्रॉक्सीमेशन किया है। 1 अंक तक किया है, 2 अंक तक किया है, 3 अंक तक किया है, जहाँ तक भी अप्रॉक्सीमेशन आप समझते होंगे कि जो हम दशमलव का स्थान, दशमलव को हटाते हैं तो कितने अंकों तक हमने उसको कम किया है, उसे हम अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं। इसको हम सन्निकटन मान भी कहते हैं। तो अप्रॉक्सीमेशन की हमें सीमा बता देनी चाहिए कि हमने कितने अंक तक उसका अप्रॉक्सीमेशन किया है। उसके बाद आता है सोर्स ऑफ डाटा। सोर्स ऑफ डाटा ज़रूर देना चाहिए। जब भी जो भी हमने जिस सोर्स से भी हमने डाटा को कलेक्ट किया है उसे हमें टेबल के लास्ट में सोर्स ऑफ डाटा जो है वो लिखना चाहिए। और फुट नोट के बारे में इसका नंबर आता है, यानी उसको हम जो लिखते हैं वो फुट नोट के बाद लिखते हैं। उसके बाद आता है साइज़ ऑफ कॉलम्स। साइज़ ऑफ कॉलम्स यानी जो हमारे कॉलम्स हैं वो यूनिफॉर्म होने चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। कहने का मतलब है कि हमारे जो कॉलम्स हैं वो इस तरह के होने चाहिए, उनका आकार इस प्रकार का होना चाहिए कि जैसी हमारी सूचना हो या जैसा हमारा स्थान हो उसी प्रकार के खानों का हमें निर्माण करना चाहिए। उसके बाद आता है रूलिंग ऑफ कॉलम्स। रूलिंग ऑफ कॉलम्स में क्या है कि हमारे डाटा की सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग जो कॉलम्स हम बनाते हैं वो डिफरेंट टाइप के होने चाहिए। कहीं हम मोटी लाइनों का प्रयोग करें, कहीं हम हल्की लाइनों का प्रयोग करें, कहीं दानेदार लाइनों का प्रयोग भी कर सकते हैं, कहीं कलर्ड लाइनों का यूज़ भी हम कर सकते हैं। तो रूलिंग ऑफ कॉलम्स में हम ये काम करते हैं। उसके बाद लास्ट जो गाइडलाइंस है वो ये है कि हमारा जो टेबल है वो कैसी होनी चाहिए। हमारी टेबल अट्रैक्टिव हो, सिंपल हो जिससे आसानी से समझा जा सके, इकोनॉमिकल हो जिस पर बहुत कम पैसा खर्च किया गया हो और उसे बहुत सस्ते में हम तैयार कर सकते हैं। इस तरह की हमारी टेबल होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, एक टेबल को तैयार करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी टेबल बहुत ही सिंपल, इकोनॉमिकल और अट्रैक्टिव बने और आसानी से इसको एनालाइज किया जा सके। थैंक यू।